नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है भारत की विदेश नीति और नेहरू जी की भूमिका। तो इसमें ये सेकंड ग्रेड जीके के लिए स्पेशल उपयोगी टॉपिक है। और देखिए दोस्तों, जैसे भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति का मतलब क्या हुआ, जो दूसरे देश है, चाहे वो पड़ोसी हो या दूर के देश हो, उनके साथ में हम क्या नीति रखते हैं। तो भारत की जो नीति है वो आज की नहीं है, बल्कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री या मान लीजिए जो सरकारें आती है आज़ादी के बाद से, तो उन्होंने मुख्यतः जो नेहरू जी ने किया, उन्होंने जो सिद्धांत डाले उनको फॉलो भी किया, साथ ही साथ कुछ नए उसमें और इम्प्रूवमेंट किया। नेहरू जी ने अगर जो सिद्धांत दिए या फिर मान लीजिए भारत की विदेश नीति के जो ओवरऑल सिद्धांत है वो कोई आज के नहीं है, वो भारत की सनातन परंपरा, प्राचीन जो इतिहास, प्राचीन परंपरा है और जो हमारे मूल्य है उनके आधार पर तय किया गया है। भाई जैसे वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो अवधारणा है वो वैदिक काल से चली आ रही है कि पूरी पृथ्वी को ही एक तरह से परिवार मानना, दूसरे देशों के साथ में अच्छे रिश्ते रखना, चलाकर किसी पे हमला नहीं करना, सीमा को बढ़ाने का ऐसा कोई मामला, और साथ ही साथ जैसे सौहार्द रखना आपस में, ठीक है, अच्छे संबंध रखना। तो ये जो है ये हमारे भारत के संस्कृति में, धर्म में, खून में ही है। तो अब जैसे भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत प्रतिकूल थी। अंग्रेज़ों ने आर्थिक रूप से भारत को तोड़ दिया था, कोई कारखाने नहीं थे, हस्तशिल्प वगैरह उद्योग जो कुटीर उद्योग थे वो सब नष्ट हो गए थे, न कोई तकनीक थी, साथ ही साथ राजनीतिक रूप से टुकड़े हो गए, हिंसा हो गई, सांप्रदायिक दंगे हुए। उन परिस्थितियों में भारत को मजबूत करना, भारत को एक अच्छी स्थिति में लाना तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। हम सामान्यतः जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे देखते हैं और कोई नेहरू जी का मान लो एक आधा कोई कमी वाला वीडियो देख लिया और हम एक छवि बना लेते हैं। मान लीजिए कई बार हम एक तरफ ये सोच रखते हैं कि भाई मोदी जी ने देश को जो है बहुत मजबूत स्थिति पे लाए हैं, पहले कुछ नहीं था। ऐसा भी नहीं है दोस्तों। हालांकि मोदी जी का प्रभावशाली व्यक्तित्व है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया है, मगर इसका ये तात्पर्य कतई नहीं है कि मनमोहन सिंह जी के समय या फिर जैसे मान लो पीवी नरसिम्हा राव के समय या फिर इंदिरा गांधी जी के समय या फिर पूर्व किसी प्रधानमंत्री के समय किसी ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। सभी ने अपने अपने हिसाब से अच्छा करने का प्रयास किया है और सभी का योगदान रहा है। नेहरू जी का विशेष योगदान इसलिए रहा है कि उन विकट परिस्थितियों में उन्होंने देश की बागडोर संभाली और उसके बाद में जैसे लगातार वो 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। अब आप सोचिए कि 17 वर्ष वो रह गए, उसके बाद में उनकी जो पुत्री है इंदिरा गांधी वो रह गई 17 साल। तो एक तरह से 34 साल 35 साल शासन कर लिया। पिछले 70-75 सालों में 35 साल पिता और पुत्री ने शासन किया। तो उनकी जो विचारधारा थी उसका प्रभाव तो आने वाली सरकारों पे पड़ना ही है। और उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो नीतियाँ थी वो सफल भी रही, ऐसा नहीं कि सफल नहीं थी। वो जो नीतियाँ वो अनुकरणीय थी और आदर्श थी। और वर्तमान सरकार ने, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कोई भी आओ, सरकार आते ही नीति नहीं बदल जाती पूरी तरह से। भारत में नहीं, किसी भी देश में नहीं बदलती। वहाँ पे क्या परंपराओं के आधार पे जो है वो नीति तय होती है। हाँ, कुछ चीज़ों में हल्का फुल्का जैसे संबंध जो है वो फर्क पड़ता है थोड़ा सा, पर पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तन नहीं आता। अब जैसे उन परिस्थितियों की बात करें तो जब अंतरिम सरकार बनी, आपको याद होगा 1946 में कैबिनेट वगैरह जो कैबिनेट परिषद और उसके बाद में संविधान का काम चल रहा था, तो अंतरिम सरकार में भी विदेश मंत्रालय, विदेश मामले नेहरू जी के पास थे। आज़ादी के बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है उन्हीं के पास विदेश मंत्रालय था, नेहरू जी के पास। और नेहरू जी का जो व्यक्तित्व था, बोलने की जो कला थी, उनकी जो अंग्रेजी थी, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय नॉलेज था और उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी, तो वो भी वर्तमान में मोदी जी की तरह उनकी भी बहुत प्रभावशाली थी और उनका प्रभाव भी पड़ा। अब उस समय परिस्थितियाँ क्या थी अंतर्राष्ट्रीय, एक तरफ ब्रिटेन जो है वो दूसरे विश्व युद्ध में एक तरह से टूट चुका था और वो देशों को अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनको गुलाम रखें। दूसरी बात, अमेरिका जो है वो एक शक्ति के रूप में उभरा, जीता था, पूंजीवादी ताकत था। अमेरिका का भी प्रेशर था कि देशों को आज़ाद करो। और रूस जो है वो एक साम्यवादी ताकत था। अमेरिका और रूस के बीच में जैसे, हालांकि ये युद्ध में तो साथ थे दूसरे में, परंतु आपस में इनके नाराजगी थी और फिर दो धड़े बंट गए थे। ये कहा कि मैं बनूंगा डॉन, इसने कहा मैं बनूंगा बॉस पूरी पृथ्वी का।
है ना। तो दोनों के बीच में, दोनों ही ताकतवर थे और दोनों के बीच में फिर एक तरह से प्रतिद्वंदी स्थिति आ गई। अब भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के लिए स्थिति ये थी कि भाई क्या करें, रूस अपने थोड़ा सा नज़दीक पड़ोस में भी है, अच्छी जैसे सकारात्मक पुराना इतिहास भी रहा है। अमेरिका दूर था मगर पूंजीवादी ताकत था, इन देशों पर प्रभाव था। नेहरू जी जो है वो समाजवादी विचारधारा के थे। भारत में कुछ लोग साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित भी थे, रूस की और की क्रांति से भी प्रभावित थे। तो ऐसे लेकर काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ी कि भाई क्या किया जाए, देश आज़ाद हो गया है, अब क्या करें। देश में जैसे मान लो हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, विज्ञान में, कृषि में, टेक्नोलॉजी की, तो विकसित देश है, अगर उनसे हम तकनीक नहीं लेंगे अंतरिक्ष को लेकर, कुछ और लेकर, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो फिर नेहरू जी ने यही तय किया कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उसी के आधार पे जो है भारत की विदेश नीति रहेगी। संविधान जब बना तो जितने संविधान निर्माता थे, संविधान सभा थी, उसने भी जो अनुच्छेद 51 में, ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्वों में ही अनुच्छेद 51 में ही जो है विदेश नीति के बारे में उल्लेख है कि भाई सहिष्णुतापूर्ण रखनी है, सौहार्द रखना है, ठीक है, सहयोग सामंजस्य रखना है, ऐसी बातें हैं। तो अनुच्छेद 51 में भी ये बात कही गई है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे नेहरू जी ने ये प्लानिंग की कि एक तो जो अफ्रीकी देश है उनके साथ में भी मित्रता रखी जाए, ठीक है, और ये जो गुट है रूस का, रूस ने वारसा पैक्ट बना रखा था और अमेरिका ने नाटो बना रखा था, इन सब चीज़ों को आप जानते ही हो। तो कहा कि क्या किया जाए, क्या हम रूस के पक्ष में जाएं या अमेरिका के पक्ष में जाएं। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं, हम किसी भी गुट के साथ नहीं जाएंगे, हम एक स्वतंत्र नीति रखेंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। नॉन अलायंस मूवमेंट, इन्होंने एक नया मूवमेंट चलाया कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो किसी गुट में शामिल न होकर अपना एक ऐसा समूह बना लिया, तो वो भी अपने आप में गुट बन गया। परंतु उन गुटों में और इन गुट में फ़र्क था, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हथियारों की होड़ कर रहे थे, शीत युद्ध था, और कई बार स्थितियाँ ऐसी आई कि युद्ध होने के कगार पे पहुंच गए, तो उससे अन्य देशों का नुकसान भी हुआ। तो उस समय हम एक तो पढ़ेंगे नेहरू जी को लेकर जो नाम जो है नॉन अलायंस मूवमेंट, उसके अलावा उस दरमियान भारत का पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ, उसको लेकर कुछ समझौते हुए, भारत चीन युद्ध हो गया, नेहरू जी ने चीन पे भरोसा किया, पंचशील जो है सिद्धांत वो रखे, चाउ एंड लाई, तो लाई नहीं था, वो भलाई का ज़माना नहीं था, और उसने जो है धोखा दे दिया चीन ने भी 1962 में। नेहरू जी को आघात भी पहुंचा उस चीज़ का। इंदिरा जी ने फिर जो है प्रधानमंत्री जी ने परमाणु परीक्षण किया, तो एक बराबर की शक्ति जो है चीन के मुकाबले की शक्ति के रूप में भारत जो है वो उभरा। और फिर जो बांग्लादेश वाला जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान का, तो उसको बांग्लादेश को एक आज़ाद देश के रूप में भी भूमिका रही। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विदेश नीति पर जैसे चीन वाला धोखा हमें मिला, परंतु कई में सफलताएं भी मिली। तो अब हम इस चीज़ को पढ़ें आगे। अब और भी चीज़ें आएगी, जैसे लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो। तो पूर्व में जैसे अपने जो देश है, एक दक्षिण, ये तो आ जाते हैं दक्षिण पूर्व में, ये पूर्व के देश हैं, जैसे ये बर्मा, लाओस, ताइवान, फिलीपींस वगैरह। ये लुक वेस्ट, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर में जैसे ईरान है, उसके अलावा ये अरब देश है, उनके साथ में अफ्रीका के देशों के साथ में अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील आ गया, पेरू, चिली, इनके साथ में भारत के कुछ अच्छे संबंध और रिश्ते। अमेरिका, वर्तमान में तो अमेरिका के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते हैं और रूस के साथ में भी अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि भारत का विश्वसनीय मित्र और संकट के समय जो काम आने वाला मित्र है वो रूस रहा है। तो वो तो अब थोड़ा पॉलिटिकल का टॉपिक आ जाता है कि जैसे भले ही नॉन अलायंस मूवमेंट रखा, फिर भी रूस के साथ में समझौता कर लिया था, वो सब चीज़ें थोड़ी सी अलग आ जाती है। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा फैक्ट वगैरह सीधे सीधे PDF के माध्यम से। थोड़ा डिटेल तो रहेगी इसमें, तो ध्यान से जो है आप देखते जाएं, पढ़ते जाएं, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम कर दी जाएगी ताकि आप रिवीजन कर सको, एग्ज़ाम में को प्रयास रहेगा यहाँ से क्वेश्चन टपके, ठीक है। तो भारत का संविधान राज्य के नीति निर्देशक में 36 से 51 में है ना, तो अनुच्छेद 51 में ये बात याद रखना। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, मेन बात ये है ना, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध,
एक दूसरे के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना, ठीक है, यानी एकदम आदर्श बातें हैं। कई बार होता क्या है कि सच्चाई जो है, आदर्श है, जो अच्छा होता है ना, तो उसके साथ में कई बार बुरा व्यवहार होता है, ठीक है, लोग उसकी बात नहीं मानते, पर लास्ट में जीत सच्चाई की होती है। तो वही बात है। संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाना, कि भाई जैसे यूएन या किसी और को लेके। भारत की विदेश नीति को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांत क्या क्या है भाई? जैसे एक तो पंचशील है जो नेहरू जी ने दिए थे, कि भाई 5 शील, जैसे जो कि बौद्ध धर्म से लिए गए हैं, 5 जो व्यवहार, ऐसे एक दूसरे की सीमा जो है उसका आदर करना, इस टाइप के। तो वो गुट निरपेक्ष ये भी रहा है। तो भारत कभी भी किसी भी गुट में खुलकर नहीं मिला कि भाई हम तो अमेरिका के साथ है, वो जो कह रहा है वैसा करेंगे, या हम तो साम्यवादी गुट में है, रूस जैसा कह रहा है वैसा करेंगे, ऐसा कभी नहीं किया। जहाँ कहीं भी सही लगा उसी का साथ दिया, गलत लगा उसका साथ नहीं दिया। और वर्तमान में भी आप देख सकते हो कि यूएनओ में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि रूस के खिलाफ है तो वहाँ वोट नहीं देता भारत, ऐसा भी कर सकता है कई बार। तो ऐसी स्थिति। उपनिवेश यानी खुलकर कभी किसी गुट में, अब कई बार अपने हितों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। उपनिवेशवाद का विरोध किया है भारत ने हमेशा, और नस्लवाद का भी विरोध किया है, गोरा काला आदि। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, कभी किसी देश पर चलाकर हमला करना ऐसा नहीं है। परमाणु नीति भी हमारी है कि चलाकर हमला नहीं करना, रक्षा के लिए। परमाणु का जो ऊर्जा का उपयोग है वो भी शांतिपूर्ण ऊर्जा यानी बिजली वगैरह के लिए। विदेशी आर्थिक सहायता वगैरह भी है, यूएनओ आदि। अब थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं, फटाफट ही देखेंगे हम। अनुच्छेद 51, ठीक है, याद रखना है ट्रिक आपको 51। तो वैसे 51 कै में क्या है, कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? बाहर से लिए हैं, विदेश से, रूस से, तो विदेश नीति 51 है ना। तो कै तो अलग चीज़ है, कर्तव्य वाली है, ये अनुच्छेद 51। 1946 में नेहरू जी थे वो विदेश मंत्रालय, तो इन्होंने कहा था भाषण में कि हम स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि गुट में शामिल हो गए इसका मतलब है हमारी विचारधारा प्रभावित हो गई, या तो हम पूंजीवाद से प्रभावित हो गए, फिर साम्यवाद से हो गए। तो इसलिए तो भारत की विदेश नीति में एक तो गुट निरपेक्षता आ गया विशेषता में, कि भी हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए और नहीं आगे होंगे, क्योंकि शुरू से ही ऐसी परंपरा रह गई आज 70 सालों से, तो अब फिर ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हम बात करें, ठीक है, तो दूसरी बात है उपनिवेशवाद का हमने विरोध किया है, क्योंकि हम इस पीड़ा को झेल चुके हैं 150 साल। साम्राज्यवाद, जातिवाद, ये सब भारत जो है इनका सिरे से नकारता है। सहयोग और शांति को बढ़ावा देना, हस्तक्षेप, दूसरे देशों के निजी मामलों में एंट्री नहीं करते, ठीक है, टांग नहीं अड़ाते। निशस्त्रीकरण, भारत जो है हथियारों की होड़ को कतई बढ़ावा नहीं देता कि एक दूसरे से हथियार जो बढ़ाओ, बल्कि निशस्त्रीकरण। पंचशील, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण यानी बिजली आदि के लिए उपयोग, ये नहीं कि बम बना बना के रख दिए, हालांकि सुरक्षा के लिए बनाना भी जरूरी है। और यूएनओ का सहयोग करना, और वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत, और चलाकर हमला न करना, ये आदि भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। कोई सीधा प्रश्न यहाँ से आ सकता है डिटेल वाला। अब है भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व है कि भी भारत की जो विदेश नीति है वो कैसे निर्धारित हुई। तो उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ, एक तरफ हिमालय, 3 तरफ समुद्र, इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी शुरुआती राजनीतिक स्थिति। अब मान लीजिए शुरुआत में कोई राजनीतिक पार्टी, मान लो साम्यवादी की सरकार आ जाती, या मान लो कोई और कोई पार्टी की सरकार बनती, या और कोई प्रधानमंत्री बनता, तो हो सकता है फिर अलग कुछ शुरुआत हो, है ना। तो भौगोलिक तत्व हो गया एक तो हिमालय, समुद्र, पड़ोस कितने क्या है, स्थिति क्या है, जनसंख्या क्या है, 7वां बड़ा देश है, दूसरा स्थान, अब तो जनसंख्या पहला स्थान आ गया। नेहरू जी ने कहा भारत एशिया का सामरिक महत्व का देश है, भारत एशिया का सेतु है। ऐतिहासिक अनुभव हमारे क्या रहे हैं, अब जैसे मान लो चीन के साथ में अपने अनुभव कटु रहे हैं, उसने धोखा दिया, तो धोखा जो है ना, धोखा तो मैंने भी जीवन में बहुत खाए हैं, धोखे बहुत खाए हैं मैंने। जैसे बताते हैं थोड़ा भावुक हो जाते हैं, जैसे मान लो आम है, सेव है, अंगूर है, चिक्कू है, जो कुछ भी खाते हैं धोकर ही खाता हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत लिया करो हर बात को, धोकर ही खाना चाहिए, आप भी धोकर ही खाया करो, क्योंकि साफ कीटाणु उटाणु हो जाए। तो देखो जैसे युद्ध जो है 1962 में चीन से जो है वो, 1948 में, 65 में, 71 में पाकिस्तान से। तो अब इन दो पड़ोसियों से हम जो एक तरह से कभी भी आने वाले सालों में आसानी से विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास,
ऐसा ही कुछ रहा है, पहले धोखा दिया तो आगे भी दे सकता है। आर्थिक स्थिति क्या रही है, राष्ट्र के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। लक्ष्य तो अपना यही है मुख्यतः भी जनता का विकास, है ना, और नेहरू और गांधी जी का प्रभाव भी रहेगा। गांधी जी का प्रभाव तो रहना ही रहना है, हर क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर जगह गांधी जी का आपको मिल जाएगा। पंचशील, तो ये अपने कुछ विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व है। अब पंचशील का प्रश्न आ सकता है कि भाई निम्न में से कौन सा उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये कब दिए? 29 अप्रैल 1954 को नेहरू जी ने दिया कि भाई हम अपने पड़ोसी देशों के साथ में 5 सिद्धांत जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या था कि भाई एक तो अब ये कहाँ इन्होंने किसके साथ ये समझौता किया? इन्होंने चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, है ना, लाई मारवाड़ी में कहते हैं कि लाई शाणो जीव, है ना, पर वो लाई नहीं था, है ना, वो तो बदमाश था। तो चाउ एन लाई, तो नेहरू चाउ एन लाई के बीच में हुए 54 और पंचशील। ठीक है, तो एक तो अनाक्रमण कि भाई हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, देश की संप्रभुता जो है और सीमा की अखंडता जो है उसकी हम रक्षा करेंगे दोनों देश, और ये फिर अन्य देशों के साथ भी फॉलो करेंगे। हस्तक्षेप कि भी गृह मामला है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे कि तिब्बत में क्या चल रहा है, हांगकांग में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है। पारस्परिक समानता और सहयोग करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को रखेंगे। ये बौद्ध धर्म से लिए गए सिद्धांत हैं, वैसे तो सभी धर्मों में ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो अनाक्रमण, देश की सीमा, हस्तक्षेप, पारस्परिक समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अस अपासा ऐसे भी ट्रिक याद रख सकते हो, और भी कोई आप बना लेना। ठीक है, फिर जो है भारत के पड़ोसी देशों तथा रूस और यूएनओ ने भी पंचशील सिद्धांतों को मान्यता दी। यूएनओ ने भी कहा कि भी नीति तो बहुत अच्छी है, अगर इसको ईमानदारी से फॉलो करें तो पड़ोसी देश बहुत प्रेम से रह सकते हैं। मगर आपको पता है चाणक्य ने हजारों साल पहले कह दिया था कि किसी भी देश का पड़ोसी देश जो है उससे दोस्ती होनी मुश्किल है, वो लगभग दुश्मनी होगा, क्योंकि रहता ही है सीमा वाला ईर्ष्या। और नॉर्मली हम अपने अड़ोस पड़ोस में भी थोड़ा सा तालमेल कम बैठा पाते हैं, हालांकि बैठाना चाहिए, एक अच्छे पड़ोसी का लक्षण तो यही होता है, तालमेल बैठा के चलें। तो पड़ोसी का पड़ोसी जो है वो चाणक्य नीति में है कि दोस्त होता है। अब आप देख लो, भारत का पड़ोसी इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पड़ोसी ईरान है, ईरान से भारत के अच्छे संबंध है, और ईरान और पाकिस्तान के भी संबंध जो अच्छे नहीं हैं, भारत और पाक के अच्छे संबंध अक्सर नहीं रहते हैं। भारत के विदेश मंत्री भी नेहरू जी थे, ठीक है ना, हमेशा वो ही रहे, उनके पास ही था। अब गुट निरपेक्षता वाला थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई क्या था। ठीक है, तो कैसे शुरुआत हुई? भाई नेहरू जी की तरह के विचारधारा के और भी लोग थे। अफ्रीका में मिस्र है, फिर यूगोस्लाविया है, इंडोनेशिया है, घाना है, इन देशों के जो नेता थे उनका भी ये मानना था कि भाई हम ऐसे खुलकर किसी भी गुट में नहीं जाएंगे। वो देश भी नए नए स्वतंत्र हुए थे, तो कहा कि हम हमारी विदेश नीति अपने हितों के अनुसार, देश के लिए जिस चीज़ में फ़ायदा है, जहाँ मान लो अमेरिका से कोई चीज़ में फ़ायदा मिल रहा है तो अमेरिका का सहयोग करेंगे, अमेरिका के साथ रहेंगे, रूस के साथ रहेंगे, दोनों ही देशों के साथ हम रहेंगे। अगर किसी एक के साथ ऐसे आंख बंद करके, जैसे मान लो नाटो या वार्सा पैक्ट में शामिल नहीं होंगे। तो विश्व को भारत की और नेहरू की बहुत बड़ी देन है गुट निरपेक्षता की नीति उन परिस्थितियों में जबकि अक्सर अधिकांश देश इससे प्रभावित हो गए थे। कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि भाई, आलोचना में हम कई चीज़ें कह सकते हैं। 1949 में नेहरू ने अमेरिकी कांग्रेस में कहा था कि यह तटस्थता की नीति नहीं है, हम अन्याय होने पर तटस्थ नहीं रहेंगे। तटस्थ का क्या मतलब है कि आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहने कि लड़ रहे हैं, लड़ने दो, अपने को क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं है, इसमें सक्रियता है। ठीक है, नॉन अलायंस मूवमेंट, अंग्रेजी में इसको नाम बोलते हैं, और हिंदी में गुट निरपेक्ष, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। सापेक्ष का मतलब उसमें उसके सामने होना। तो इसकी शुरुआत जो है ना बेलग्रेड से हुई, यूगोस्लाविया है ना, उसकी राजधानी है, वहाँ से बेलग्रेड। ठीक है, बेल बजी, ऐसे गुट निरपेक्ष आंदोलन की बेल बज गई, शुरू हो गया 1961 याद रखना 61, और अगले साल चीन से युद्ध हो गया 62 में। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 20 सितंबर बेलग्रेड से, ये आपको याद रखना है। सीधा एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो दो शक्तियाँ, एक पूंजीवादी, एक साम्यवादी, और तीसरी शक्ति थी
ये एक तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन वाला जो था ना नाम, ये भी एक बहुत बड़ा गुट बन गया आगे जाकर, इसमें भी सैकड़ों देश शामिल हो गए। तो संस्थापक नेहरू नासिर टिटो, ये इनकी जोड़ी है, नेहरू नासिर टिटो। नासिर जो है वो मिस्र का था, टिटो है युगोस्लाविया का था, नेहरू जी आपको पता ही है। गुट निरपेक्ष जो शब्द है नाम, वो किसने दिया? तो वो कृष्ण मेनन जो है उन्होंने दिया था, कृष्ण मेनन। ये शायद रक्षा मंत्री थे उस समय। और सदस्य इसके शुरुआत में कई जगह 20 लिखा है, कई जगह 25 लिखा है। 5 तो हाँ ऐसे हो गया, 5 तो थे संस्थापक सदस्य और 20 फिर हाथों तो उसमें जुड़ गए, तो 25 हो गए। तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो है वो है अजरबैजान। अजरबैजान, आप सोचेंगे नाम में बेजान है, जान नहीं है। तो अब तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में वैसे भी जान नहीं है। क्यों? क्योंकि अब न तो गुट रहे, साम्यवाद तो एक तरह से साम्यवादी जो गुट था वो तो कमज़ोर होकर बिखर गया। तो केवल अमेरिका का पूंजीवादी बचा है, नाटो भी है। तो इस प्रकार से अब इसकी कोई उपयोगिता है या नहीं है? तो हालांकि उपयोगिता तो है, क्योंकि कभी भी कोई दो गुट बन सकते हैं, तो इसलिए। तो इसमें 120 सदस्य है वर्तमान में, और अजरबैजान जो है ना वो फिजी में है, फिजी में, ठीक है। और अगला वो जो सम्मेलन में लास्ट वाला यही हुआ था। तो एक तो बेलग्रेड याद रखना, एक अजरबैजान याद रखना, ठीक है। अब इसके पहले के सम्मेलनों की बात करें ना, तो जैसे शुरुआत पहले बोगोर में हुआ, फिर बांडुंग में हुआ, यहाँ से भूमिका बनी कि भाई हम इस प्रकार से करेंगे। फिर यहाँ से ये बेलग्रेड याद रखना, पहला सम्मेलन यही हुआ, यहीं से जो है शुरुआत हुई। और फिर कहा कि हर 3 वर्ष बाद सम्मेलन करेंगे, मगर कई बार नहीं हुए बीच बीच में। शर्तें ये थी कि कोई भी गुट में शामिल नहीं होगा भाई, पहली बात, और कोई विदेशी सैन्य अड्डा अपने यहाँ नहीं बनाने देगा कि भाई रूस का या अमेरिका का अपने देश में सैन्य अड्डा बना लिया, ठीक है। तो सम्मेलन इसका जो है पहला बेलग्रेड में हुआ, याद रखना, पहला बेलग्रेड, शुरुआत बेलग्रेड से 1961 से। भारत में भी कोई हुआ क्या? बिल्कुल हुआ, 7वां भारत में हुआ। और 15वां को जाने दो, 16वें को जाने दो, 17वें को जाने दो, 18वां याद रख लेना, लास्ट वाला अजरबैजान में हुआ। अजरबैजान अभी अभी हमने देखा था ना, फिजी में पड़ता है, ये 2021 में हुआ था ये, ठीक है। ये शायद मेरे ख्याल से 21 में हुआ है ना, तो ये 21 नहीं है, 19 है इसमें, 2019। फिर क्या है, वो कोरोना वगैरह आ गया, ठीक है। तो कोरोना आ गया तो फिर अगला सम्मेलन हुआ नहीं इसका। तो फिर अजरबैजान जहाँ सम्मेलन होता है ना, उसी को उसका अध्यक्ष रखते हैं। तो ये जो फिजी जो है ना, फिजी को ही इसका अध्यक्ष बना रखा है, अजरबैजान को ही। तो आप इतना याद रख लेना, 120वां सदस्य अजरबैजान नहीं, ये फिजी अजरबैजान अलग अलग है इसका मामला ना। चलो अजरबैजान, बेजान याद रख लेना आप, ठीक है। और फिर भी ये थोड़ा कमेंट में और मैं पिन कर दूंगा इसको कंफर्म करके, या आप बता देना। अब गुट निरपेक्ष की मुख्य बात, स्थापना 1961, युगोस्लाविया, संस्थापक 5, भारत नेहरू जी, मिस्र में अब्दुल नासिर, याद रखना ये, ठीक है। युगोस्लाविया में मार्शल टिटो, ठीक है। इंडोनेशिया में सुकर्णो, और घाना में एना क्रूमा, सुकमा नाने, ये आप ट्रिक याद रख लेना। नेहरू नासिर टिटो की जोड़ी थी, 2 लोगों का नाम और याद रखना। 18वां बाकू 2019 में, ये तो था ऊपर, कहीं तथ्य आपस में टकरा नहीं जाए ना। और उसके बाद में जो है भारत की तरफ से वेंकैया नायडू ने भाग लिया, अभी अध्यक्ष अजरबैजान ही है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, लुक ईस्ट लुक वेस्ट, यानी पूर्व की ओर देखो, पश्चिम की ओर देखो, मतलब जो पूर्वी देश है उनके साथ भी संपर्क बढ़ाओ, जो पश्चिमी देश है उनके साथ संपर्क बढ़ाओ। तो ये अलग अलग समय पे, जैसे तो पूर्व की ओर देखो, 1992 में पीएम प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, इन्होंने कहा कि जो पूर्वी देश है उनके साथ हम संपर्क और बढ़ाएंगे, व्यापारिक है, आर्थिक है। लुक वेस्ट 2004-5 में मनमोहन सिंह जी थे उस समय, 5 में बन गए थे, 4 में बन गए थे मनमोहन, ठीक है, 4 में। तो उन्होंने इजराइल, ईरान आदि देशों से मित्रता की बात कही। लुक अफ्रीका, नेहरू जी ने कह दिया था, आर्थिक सहयोग, शांति, सुरक्षा। लुक लैटिन अमेरिका कौन सा? वो जो दक्षिण अमेरिका वाला देश, तो इसमें भारत है, ब्राज़ील है। फिर साथ ही अफ्रीका का, तो हालांकि अफ्रीका तो अफ्रीका महाद्वीप में है, पर इन तीनों का भी एक इट्सा नाम का संघ बना, चिली, वेनेजुएला। गुजराल सिद्धांत, इसमें HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री थे गुजराल। तो इन्होंने कहा था कि पड़ोसी राष्ट्रों हेतु 5 सूत्री एक रोड मैप दिया था,
तो उसको गुजराल सिद्धांत कहते हैं। मध्य एशिया जोड़ो 2012 में मनमोहन सिंह जी ने। मोदी जी का जो है ना वो है एक तो पड़ोसी पहले। इन्होंने कहा कि भाई जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हम कुछ कोई प्रोग्राम मना रहे हैं तो पड़ोसी को भी निमंत्रण देते हैं, तो इन्होंने कहा पड़ोसी पहले, ठीक है। और एक्ट ईस्ट, वो था लुक ईस्ट, कि भाई इधर देखो। इन्होंने कहा देखो ही नहीं, कुछ करो इन देशों के लिए, छोटे देश उनकी मदद करो और करो। तो लुक ईस्ट की बजाय एक्ट ईस्ट, ठीक है। ये मोदी जी का है। एक्ट या लिंक वेस्ट, ठीक है। प्रशांत महासागरीय नीति, हिंद महासागरीय नीति, आर्थिक विकास, तकनीक का लेन देन, ये सब चीज़ें जो है मोदी जी ने कुछ इसमें नया जोड़ा है। भारत चीन संबंधों में कुछ नई चीज़ों को देखें हम, तो जैसे डोकलाम विवाद हुआ, आपको पता है, मूल रूप से भूटान और चीन के मध्य है डोकलाम, 2017 में हुआ था, भूटान और चीन के बीच में। गलवान घाटी विवाद हुआ भारत और चीन के बीच में, वो कश्मीर वाला क्षेत्र, झील वगैरह थी वो। LAC क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत नेपाल में काला पानी विवाद का भी है, भारत और नेपाल के मध्य। मधेसी विवाद, मधेसी क्या है, मध्य तराई क्षेत्र में रहने वाले नेपाली नागरिक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर 2014 में इसका नाम किया गया, जो भारत के पूर्व में बसे देशों के मध्य संबंध बनाने की नीति है। चाबहार बंदरगाह है, तो चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान में स्थित है, जिसका निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है। हम्बनटोटा श्रीलंका का बंदरगाह है। एक और है ग्वादर बंदरगाह है, वो पाकिस्तान में है, उसको चीन बना रहा है, ठीक है। तो इसका अपने कोई लेना देना नहीं। कोको म्यांमार में है, चीन द्वारा भारत को घेरने की नीति। हाँ, ये जो है ना हम्बनटोटा और कोको, ये चीन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी आ सकता है। और चाबहार में भारत मदद कर रहा है, ईरान में है, ठीक है। बहार है ना, चारों ओर बहार, तो ईरान, भारत मदद करके बाहर ला रहा है ना। चीन द्वारा OBOR, वन बेल्ट वन रोड सड़क योजना का निर्माण किया जा रहा है। भारत अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए इसका विरोध कर रहा है। G7 लंदन सम्मेलन 2021 में बिल्ड बैक बेटर योजना का निर्माण किया गया जो चीन के सड़क परियोजना के विरोध में है। बिल्ड बनाना, बैक बेटर, तो ये योजना G7 देशों का। अब थोड़ा बहुत वापस पुराना कुछ और देख लेते हैं हम। कुस्तुनतुनिया संधि, तो स्वेज नहर को मिस्र का अभिनंग माना गया। स्वेज नहर जो है ना, वो आप भूलना मत है ना, याद रखना, भूला तो भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को जोड़ती है, मिस्र में है। और मिस्र नॉन अलायंस मूवमेंट का सदस्य था, तो फिर स्वेज नहर जब बनाई ना तो थोड़ा विरोध किया गया था, उस पर हमला वगैरह भी हुआ। तो 1956 में स्वेज नहर के संकट को लेकर जब स्थिति आई तो भारत ने मिस्र का समर्थन किया और ब्रिटेन और फ्रांस हमले की निंदा की। 1969 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मान लिया गया कि भाई वो मिस्र से जा रही है तो मिस्र का ही उस पर अधिकार है। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ के अवैध हस्तक्षेप के बावजूद भारत ने सोवियत का साथ दिया। तो ये कई बार इसका नेगेटिव पॉइंट भी आ जाता है कि कई बार चीज़ों को अनदेखा करना पड़ता है। चीन के साथ पंचशील के बावजूद उसने धोखा दे दिया, तो कई बार हमें धोखा मिल जाता है, जैसे न चाहते हुए भी। भारत पाक की बात करें तो शुरुआत में हैदराबाद को लेकर हुआ था, ऑपरेशन पोलो था ना, जूनागढ़ को लेकर हुआ था, पुलिस कार्रवाई यहाँ पे हैदराबाद में हुई थी। ऋण अदायगी को लेकर थोड़े विवाद हुए, नहरी पानी को लेकर हुआ और कश्मीर को लेकर हुआ। 1960 में सिंधु नदी जो है उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर समझौता हो गया कि भाई 80% पानी वो रखेगा और 20 हम रखेंगे। यूजीन ब्लेक और मिस्टर इल्की इन्होंने कुछ मध्यस्थता से करवाया था। 1954 में पाक ने शीटो और 55 में बगदाद पैक्ट की सदस्यता ले ली। शीटो, सेंट्रो, ये नाटो, ये अमेरिका समर्थक जो देश थे, जो ग्रुप थे वो थे, तो पाकिस्तान तो साफ साफ उनके साथ मिल गया। कश्मीर, पाकिस्तान के हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। 1954 में ही कश्मीर की संविधान सभा ने समझौता कर लिया। 48 में नेहरू जी कश्मीर विवाद को यूनो ले गए। ये एक तरह से ऐतिहासिक भूल मानी जाती है कि उसमें फिर क्या मामला उलझ गया। 1954 में अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 1957 में जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान लागू हुआ।
और अब वापस जम्मू और कश्मीर की धारा 370 हटा के और वो सब कर दिया है। कितनी तारीख कब आप कमेंट करके बताओ। युद्ध कच्छ के रण में गुजरात को लेकर भारत पाक के बीच में हुआ और 1965 में हुआ और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। युद्ध तो भारत और पाक के बीच में। ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे और वहाँ पाकिस्तान में अयूब खां था, तो उन दोनों को वहाँ बुलाया उज्बेकिस्तान में, और रूस ने मध्यस्थता की थी। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर वो केसी जीन था और उन्होंने वहाँ जाके समझौता करवाया। वहीं पर शास्त्री जी की मृत्यु भी हो गई थी। तो इसको लेकर भी इतिहास में भी विवाद है कि भी कैसे हुई, क्या हुई। 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने चलाकर हमला किया, वायुसेना ने पहले किया 2 दिसंबर 1971 को। फिर भारत की सेना ने करारा जवाब दिया और बहुत बड़ी फौज को, उसकी फौज को बंदी बना लिया। 16 दिसंबर विजय दिवस हम मनाते हैं 1971 में। ढाका में बांग्लादेश में पाक जनरल नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष लाखों सैनिकों के साथ समर्पण किया और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। अब एक बार आप भारत माता की जय बोल सकते हो आप, है ना। तो मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से, मुजीबुर रहमान कौन था? शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक थे। ये कह रहे थे कि भाई हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहते हैं। तो फिर इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हुआ, विजय दिवस 16 दिसंबर। फिर शिमला समझौता हुआ, हिमाचल में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, 3 जुलाई 1972। एक बहुत बड़े गर्व की स्थिति थी उस समय घड़ी थी भारत के लिए। भारत और श्रीलंका संबंध जो है वो ठीक ठाक से ही रहे हैं। श्रीलंका आज़ाद हुआ 48 में, पुराना नाम सिलोन, सिंहल, ताम्बपर्णी, और विवाद वहाँ पे सिंहल और तमिलों के बीच में। सिंहल है वो बहुसंख्यक है, तमिल है वो अल्पसंख्यक है। उनको ऐसे कहा जाता है कि भारत से भी सपोर्ट मिलता था, जबकि सच्चाई मान लो कुछ और हो सकती है, विदेशों से भी मिलता था। ऐसे करके वहाँ गृह युद्ध की भी स्थिति आ गई थी। आप्रवासी भारतीय थे तमिल। नेहरू और कोटले वाला समझौता 1954 में हुआ। शास्त्री और माओ भंडारनायके के समझौता 1964 में हुआ। माओ भंडारनायके याद है ना आपको? श्रीमती माओ भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। कच्चा तीऊ द्वीप, ये इंपॉर्टेंट है, कच्चा तीऊ। तो ये को लेकर भारत में विवाद चला, भारत ने त्याग कर दिया कि ये तुम रखो, छोड़ो, और 1974 में दे दिया श्रीलंका को। ऐसे बांग्लादेश के साथ में था विवाद, वो भी भारत ने दे दिया कि छोटे मोटे रखो तुम, कोई बात नहीं। भारत भूटान संबंध, सिंचुला संधि 1865, पुनस्वा संधि 1910। 1971 में यूएनओ का 73वें नाम का सदस्य बन गया। तो भूटान नाम का सदस्य यानी गुट निरपेक्ष का सदस्य है, सार्क का सदस्य भी है। 16वां सम्मेलन इसका सार्क वाला तो कह रहे हैं अभी कोई है नहीं काम का अपने। भारत चीन संबंध, तो 49 में चीन साम्यवादी बना और मान्यता दे दी भारत ने तो कि हाँ भाई हम तो पड़ोसी हैं, हाँ ठीक है, जो है वो सही है। और कोरिया युद्ध हुआ तो भारत ने चीन का पक्ष लिया। तिब्बत पर जो हमला हुआ उसका भारत ने विरोध किया। पंचशील समझौता तिब्बत को मद्देनजर रखकर किया गया था कि वे एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। 1959 में चीनी अत्याचार से परेशान होकर ग्यात्सो दलाई लामा, ये दलाई लामा अभी भी मौजूद है, आपको पता होगा, आप शायद 95 से ऊपर के नोबेल पुरस्कार मिल चुका और है। तो दलाई लामा जो है वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में भारत आ गए। ये बात चीन को जची नहीं कि उनको वहाँ रहने क्यों दिया। भारत तो शरणागत जो है उनको अतिथि मानता है, तो आ गए हैं। तो फिर चीन नाराज था और देखो दोस्त 3 साल बाद चुपचाप हमला किया 1962 में। लद्दाख और नेफा अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख जम्मू कश्मीर में था, उस पर हमला किया। और फिर 2 माह बाद चीन ने कुछ ज़मीन पे कब्जा करके चुपचाप ही युद्ध को बंद कर दिया। अब उस समय भारत की सैनिक स्थिति भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी कि वो चीन से सीधा युद्ध जो है वो लड़े बराबर का, और एक धोखा भी दे दिया था, बिना कहे हमला किया, बिना कोई खास ठोस कारण के। तो फिर जो है संबंधों में काफ़ी कटुता आ गई। कोलंबो सम्मेलन हुआ जिसमें श्रीलंका, बर्मा, घाना ये शामिल हुए, भारत और चीन शामिल इसमें नहीं हुए। चीन ने भारत के 36,000 किलोमीटर, लद्दाख से 5,000 किलोमीटर जो सीमा है वो नेफा से छीन ली ज़मीन, अभी भी उसी के पास है वो। भारत और सोवियत संघ, स्टालिन की मृत्यु हो गई 1953 में। 56 में सोवियत 56 में कश्मीर के पक्ष में विटो किया।
देखो सोवियत संघ ने हमेशा ही भारत का साथ जो है वो दिया है, भले ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन चल रहा था, फिर भी सोवियत संघ जो है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी दुश्मन अमेरिकी गुट में था, तो स्वाभाविक है कि भारत का इससे सपोर्ट बन रहा था और कुछ सैद्धांतिक ऐतिहासिक कारण भी थे। तो 56 में जो है, और फिर आगे भी सैकड़ों बार कश्मीर के पक्ष में वीटो किया है रूस ने। सोवियत की मदद से सूरतगढ़ कृषि फोरम, बोकारो भिलाई इस्पात संयंत्र हमने पढ़ा उसमें, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। कुडनकुलम अभी लेटेस्ट परमाणु संयंत्र रूस की सहायता से 5-7 साल 10 साल पहले। भारत अमेरिका संबंध की बात करें तो एक तो 1960 में हुआ PL 480, यूएसए का राष्ट्रपति आइजनहावर भारत आया सबसे पहले, पहला राष्ट्रपति आइजनहावर, ठीक है, ये आया था। और भारत को खाद्यान्न देने की बात कही गई थी PL 480 में। उस समय भारत में क्या है कि बहुत स्थिति खराब हो गई थी अनाज की जो है। पहले देखो, पहले इतना अनाज होता ही नहीं था, फिर युद्ध हो गया और हो गया, तो अमेरिका ने अनाज भेजा तो वो खराब सा भेजा, तो बहुत वो एक संघर्ष और संकट की घड़ियाँ थी। 1964 में भारत यूएसए का नई दिल्ली में समझौता हुआ और तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र को $8 करोड़, यानी भारत और अमेरिका का नई दिल्ली में समझौता हुआ, जिसमें तारापुर परमाणु संयंत्र है ना महाराष्ट्र में, भारत का पहला परमाणु संयंत्र, तो वो अमेरिका के सहयोग से फिर स्थापित हुआ। नेपाल और भारत के बीच 1961 में पारगमन समझौता हुआ और एशियाई सम्मेलन दिल्ली में हुआ, दूसरा 1949 में दिल्ली में हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत की विदेश नीति, जिसमें मुख्यतः पंचशील समझौता और नाम, क्योंकि नेहरू जी का योगदान टॉपिक दे रखा है, तो एक तो विदेश नीति का प्रश्न बन सकता है, अनुच्छेद वगैरह का, या फिर सिद्धांत क्या है, या फिर पंचशील समझौता क्या है, या फिर जैसे नॉन अलायंस मूवमेंट है गुटनिरपेक्ष, उसको लेकर पहला सम्मेलन, लेटेस्ट सम्मेलन, सदस्य जो 5 संस्थापक है वो, उनके राष्ट्रपति, वो वहाँ से बन सकता है। उसके अलावा फिर भारत की विदेश नीति नाम दे रखा है, तो कुछ वर्तमान मुद्दे को जोड़ते हुए भी वो पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि भाई जो वर्तमान जो कुछ मुद्दे थे, जैसे चीन के साथ में, या फिर जैसे मान लो मुख्यतः चीन के साथ ही हुए अभी जो लेटेस्ट है वो, या फिर कभी कभी नेपाल के साथ या श्रीलंका बांग्लादेश के साथ कोई विवाद रहा किसी द्वीप को लेके, तो उसका भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्लास निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। धन्यवाद।